हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्मार्ट स्टडी 9.2 के में। मैं सोमनी स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने इस चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत साहित्य के इतिहास के बारे में कि संस्कृत का साहित्य है वो किस समय में किस साहित्य का अध्ययन किया गया था। यानी संस्कृत साहित्य है वो शुरुआत में किस रूप में था, किसके द्वारा उसको ग्रहण किया गया, उसके बाद में उसका रूप किस रूप में आया और उसके बाद में किस रूप में। इस प्रकार तीन कालखंडों में विभाजन करके इसका अध्ययन हमें करेंगे। यानी संस्कृत के संपूर्ण साहित्य को हम एक डायग्राम के रूप में तैयार करके हमारे दिमाग में रखेंगे कि किसके बाद में किसका अध्ययन हमें सुनियोजित व्यवस्थित तरीके से अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो हमारे दिमाग में अच्छे से याद रहता है। तो इस प्रकार इन काल खंडों के आधार पर 3 रूपों में इसका विभाजन किया गया है। प्रथम काल जिसको श्रुति काल कहा गया है, उसके बाद में द्वितीय काल स्मृति काल और उसके बाद में तृतीय समय लौकिक संस्कृत साहित्य का समय माना गया है। तो सबसे पहले श्रुति काल को हम देखते हैं कि श्रुति काल में कौन कौन से साहित्य हुए हैं। तो उसमें सबसे पहले है वैदिक साहित्य, यानी जिसमें वेदों का अध्ययन किया गया है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उनका अध्ययन वैदिक साहित्य श्रुति काल में, श्रुति काल यानी जो सुना हुआ है, जिसका अध्ययन हमने सुनकर किया है। यानी ईश्वर की वाणी जो प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा सुनाई गई थी और शिष्यों के द्वारा सुनकर उसको जगत में फैलाया गया था, वही क्या था, श्रुति काल था। श्रुति काल का विभाजन 4 प्रकार के साहित्य के रूप में किया गया है, जिनमें वैदिक साहित्य जिनमें वेदों का अध्ययन आता है, उसके बाद में ब्राह्मण साहित्य जिसमें वेदों की कर्म कांड परक व्याख्या की गई है, उसके बाद में आरण्यकों में कर्म कांडों की प्रतीकात्मक व्याख्या की गई है, जिसे उपासना कांड भी कहते हैं। और चौथा है उपनिषद जिसको ज्ञान कांड कहते हैं, जिसमें वैदिक ज्ञान का प्रौढ़तम रूप माना जाता है। तो कौन कौन से हो गए, वैदिक साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक और उपनिषद। वैदिक साहित्य में वेदों का अध्ययन किया जाता है और ब्राह्मणों में वेदों की कर्म कांड परक व्याख्या की जाती है, जिसे कर्म कांड भी कहते हैं। तीसरा है आरण्यक जिसको उपासना कांड भी कहते हैं। कर्म कांडों की प्रतीकात्मक व्याख्या आरण्यकों में की गई है। फिर है उपनिषद को ज्ञान कांड भी कहते हैं। वैदिक ज्ञान का प्रौढ़तम रूप है वो क्या है, उपनिषद है। आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्राह्मण में किसके बारे में बताया गया है, आरण्यकों में किसकी व्याख्या की गई है, उपनिषदों में क्या दिया गया है। इस प्रकार इसके 4 विभाजन हो गए, वैदिक साहित्य, ब्राह्मण जिसको कर्म कांड, आरण्यक जो उपासना कांड और उपनिषद ज्ञान कांड। तो श्रुति काल के 4 विभाजन ये है। उसके बाद में आता है स्मृति काल। स्मृति काल में क्या है, स्मृति काल यानी याद किया हुआ श्रुति से निम्न श्रेणी का साहित्य जो मानवों द्वारा उत्पन्न किया गया है। यानी स्मृतियों में आसान कहानियां और नैतिक उपदेश होते हैं। इनमें अधिकांश हिंदुओं द्वारा पढ़े जाते हैं। तो स्मृति काल में भी 4 भाग हैं जिसके आधार पर हम इनका अध्ययन करते हैं। उनमें रामायण, महाभारत, पुराण और वेदांग, ये 4 कौन से में आते हैं, स्मृति काल में आते हैं। उसके बाद में है तृतीय काल। तृतीय काल में लौकिक संस्कृत साहित्य जो वर्तमान में हम अध्ययन करते हैं। वैदिक साहित्य था, उसकी भाषा है वो कठिन थी और उसको ही वैदिक साहित्य की कठिन भाषा को ही सरल रूप में परिवर्तित कर देना लौकिक संस्कृत साहित्य में आता है। लौकिक संस्कृत साहित्य के भी 2 रूप है, काव्यम और शास्त्रम।
काव्य और शास्त्र में क्या अंतर है ये भी हम देखने वाले हैं। काव्य वह रचना है जिससे चित्त किसी रस या मनोवेग से पूर्ण हो जाता है, यानी किसी न किसी प्रकार का रस उसमें निहित होता है, जिसमें चुने हुए शब्दों के द्वारा कल्पना और मने वेगों का प्रभाव डाला जाता है। वह क्या होता है? काव्य होता है। काव्य यानी वह रचना जिससे चित्त है, मन है, वो प्रफुल्लित हो जाता है। और दूसरा है शास्त्र। शास्त्र क्या होता है? व्यापक अर्थों में किसी विशिष्ट विषय या पदार्थ समूह से संबंधित, यानी किसी विशिष्ट समूह, यानी किसी एक ही चीज का स्पेशल ज्ञान, विशिष्ट विषय या पदार्थ समूह से संबंधित वह समस्त ज्ञान जो ठीक क्रम से संग्रह करके रखा गया हो, यानी जिसमें क्रमबद्ध अध्ययन हो। शास्त्र का शाब्दिक अर्थ है विज्ञान। विज्ञान में सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। उसी प्रकार शास्त्र वह है जिसमें किसी विशिष्ट विषय या पदार्थ समूह से संबंधित समस्त ज्ञान जो ठीक क्रम से करके रखा गया हो, यानी जो शिक्षा अनुशासन हमें प्रदान करती है, मार्गदर्शन करती है, उसे शास्त्र कहा जाता है। जैसे वास्तुशास्त्र में यानी किसी एक ही विषय का ज्ञान उसमें क्रमबद्ध रूप से लिखा गया है, तो वह क्या होते हैं? शास्त्र होते हैं। फिर काव्य का दो प्रकार से विभाजन किया गया है, श्रव्यम और दृश्यम। श्रव्यम में कौन कौन से होते हैं? गद्य, पद्य और चंपू। गद्य वह होता है जिसमें भाव को स्पष्ट और सरल विधि से प्रकट किया जाता है, और पद्य जिसमें भाव को स्पष्ट न कहकर व्यंजना आदि से प्रकट किया जाता है, वह पद्य होता है। और गद्य और पद्य के मिश्रण को, यानी दोनों जिसमें हो, वह कौन सा काव्य कहलाता है? चंपू कहलाता है। यानी जिसमें गद्य और पद्य का मिश्रण हो वह चंपू कहलाता है। फिर गद्य का 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, और पद्य का महाकाव्य और खंड काव्य। इनका एक एक का अलग अलग से भी अध्ययन हमें करना है, जो अलग अलग पढ़ेंगे तब करेंगे, लेकिन यहाँ मैं एक सार रूप में आपको बता रही हूँ संस्कृत का साहित्य का एक डायग्राम जो आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर है महाकाव्य और खंड काव्य। यहाँ गद्य में साहित्यिक गद्य के 2 विभाजन किए गए हैं, कथा और आख्यायिका। और यहाँ खंड काव्य को 3 भागों में विभाजित किया है, स्रोत, नीति और श्रृंगारिक। आजकल इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोई भी कथा है, मान लो हम उसको कथा ही समझते हैं, लेकिन उसमें आख्यायिका भी होती है और कथा भी होती है, तो पूछ लेते हैं कि ये किस प्रकार का है, कथा है या आख्यायिका है। फिर है दृश्य, यानी जो दिखाई भी देता है। दृश्य को 2 प्रकार से विभाजन किया गया है, रूपक और उपरूपक। रूपक में 10 प्रकार से है और उपरूपक है वो 18 प्रकार का होता है। इसमें से प्रश्न बनने की संभावना कम होती है, लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। कोई नाटक है उसको हम नाटक ही मान लेते हैं, लेकिन कई बार जैसे मृच्छकटिकम शूद्रक का जो नाटक है हम उसको नाटक कहते हैं, लेकिन वह प्रकरण प्रकार का नाटक है। जो इस प्रकार संस्कृत साहित्य का विभाजन 3 प्रकार से किया गया है, श्रुति काल, स्मृति काल और लौकिक संस्कृत साहित्य काल। तो सबसे पहले हम श्रुति काल का अध्ययन करेंगे, जिसमें वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, फिर उनके ब्राह्मण साहित्य, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। फिर उसके बाद में द्वितीय काल है स्मृति काल, जिसमें रामायण, महाभारत, पुराण और वेदांग आते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। संपूर्ण संस्कृत साहित्य का डायग्राम, मॉडल चार्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए।